4 एग्जाम्स दिए, जिसमें एसबीआई क्लर्क था, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ था, आरआरबी क्लर्क था और आईबीपीएस क्लर्क था। एसबीआई क्लर्क के अलावा सर मैंने अपने 3 एग्जाम्स दिए। आज से 7 15 साल 20 साल बाद आपको बहुत मुश्किल आ सकती है। मुझे थोड़ा सा फोर्स किया कि आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए और एक अटेम्प्ट उनके कहने पे मुझे देना चाहिए सर। कोचिंग आपको क्या लगता है? कोचिंग आजकल एक तरीके से कहते हैं कि कमर्शियलाइज हो गई है, लेकिन कोचिंग का कहीं रोल है स्टूडेंट की जर्नी में, उसकी प्रिपरेशन में? टाटा कॉन्सेप्ट में पढ़ते समय कुछ वहाँ का जो माहौल था, एनवायरनमेंट था, या आपकी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि टीचर जो है वो एक तरह कुम्हार की तरह है, कहाँ कितना गढ़ना है, कितना करना है, तो डेफिनेटली उस साल आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार ना लोग यहाँ से छोड़ देते हैं क्योंकि कोचिंग सिलेक्शन की गारंटी। मॉक टेस्ट आर वेरी क्रूशियल फॉर योर सिलेक्शन। अभी आईबीपीएस में ना टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो फिर तो पूरा पेपर ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि पहले से कोई नहीं बता सकता आपका पोटेंशियल कितना है। दोस्त जिनकी शादियों में आप नहीं गए होंगे कभी, तो वो कॉल करते हैं आपको, मतलब मेरे ख्याल से आपको वन ऑफ द हाईएस्ट, मुझे लगा टाटा कॉन्सेप्ट से सबसे बेस्ट नंबर मिले होंगे अभी के हिस्ट्री में, 91 आउट ऑफ 100। तो हमसे एवरेज भी मिलेंगे तो पास हो जाएंगे। फिर रैंडम से वो अपने कुछ एक ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे जो कि डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स होगा। तो अगर आपको एज अ बिजनेसमैन सोचना पड़ेगा, एज पर ऑफिस एज अ बिजनेसमैन सोचना पड़ेगा कि आपको कि 10th पास करने के लिए हमें 1 साल लगता है, 12th पास करने के लिए 1 साल लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं इम्पेशेंट है, वो सोचते हैं कि हम 6 महीने पढ़ेंगे और गवर्नमेंट जॉब लेके चले जाएंगे। या तो जान लगा दो या जाने दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जीवन में आपका संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता उतनी ही बड़ी होती है। अगर आप संघर्ष करते रहते हैं तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और आज हम आपको ऐसे ही एक सफल व्यक्ति से मुलाकात करवाने वाले हैं। इनका नाम है फैजान सिद्दीकी। तो फैजान, वेलकम है धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस पॉडकास्ट पर आपका। थैंक यू। तो इनका हाल ही में मल्टीपल एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ है, जैसे आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, इनका आरआरबी क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और आईबीपीएस क्लर्क में भी इस बार इन्होंने इसको क्रैक किया है। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक किया है, इनके संघर्ष में क्या क्या चुनौतियां थी और उनको उन्होंने कैसे ओवरकम किया। तो कई सारी बातें हमें सीखने को, जानने को मिलती है। और ये जो हमारी सीरीज है, जिसमें हम स्टूडेंट से, हम कैंडिडेट से, सफल एस्पिरेंट से हम ये जान रहे हैं कि उन्होंने जो अपनी जर्नी में चीजें देखी है, उनके अनुभव से सीख कर हम कैसे उसको अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और मोर ओवर हमारी जीवन में भी उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सफल व्यक्ति से सीखी गई चीजें हमें असफलता से बचाती हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई अपने रीसेंट इन सिलेक्शंस पर। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? बहुत सुकून आ गया सर जिंदगी में, बहुत खुशी है सर परिवार में, और अब थोड़ा स्टेबल लाइफ चल रही है सर। तो आपने जब तैयारी शुरू की थी, तब आपको ये पूर्ण विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, या फिर कहीं पर बीच में आप अटके कि मुश्किल? पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन तो मेरी कंसिस्टेंसी जरूर मेरी हेल्प करेगी और जरूर मैं अपनी चैलेंजेस को फेस करके अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले। आप अपने परिवार के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, मेरा नाम सर फैजान मौसमी है और मैं सोजत सिटी पाली जिले राजस्थान से आता हूँ सर। और मैंने सर अपनी प्रिपरेशन जर्नी को सर 2023 में शुरू किया था, और उसमें सर मैंने 1 साल अपनी प्रिपरेशन धाकड़ कॉन्सेप्ट कोचिंग से की, जिसमें मैंने रीजनिंग धाकड़ सर से, मैथ्स के सर से, सुरेंद्र सर से, और इंग्लिश हिमांशु सर से, और इनसे अपनी एजुकेशनल की जो फाउंडेशन होती है, जो नींव होती है, वो मैंने धाकड़ कॉन्सेप्ट से रखी। और उस समय सर मेरे एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम हुए थे, लेकिन मेंस में सर मैंने अपनी गलतियों की वजह से मैं मेंस उस टाइम क्लियर नहीं कर पाया था। 2024 में सर मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी प्रिपरेशन में एक गैप आ गया, और उसके बाद सर 2025 में मैंने अपने फादर के कहने पे उस प्रिपरेशन को वापस रीस्टार्ट किया। और इस बीच में सर मैंने 4 एग्जाम्स दिए, जिसमें एसबीआई क्लर्क था, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ था, आरआरबी क्लर्क था और आईबीपीएस क्लर्क था। एसबीआई क्लर्क के अलावा सर मैंने अपने 3 एग्जाम्स क्लियर किए। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आप सोजत से बिलोंग करते हैं, एक छोटा कस्बा है, बहुत बड़ा नहीं है, वहां से आपने अपने सपनों को उड़ान दी है। तो आप अपने वहां सोजत के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप महसूस करते हैं? सोजत की क्या खासियत है जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नया सुन रहे हैं, देख रहे हैं? जी सर, काफी लोगों को पता नहीं है कि सोजत को भारत की मेहंदी नगरी भी जाना जाता है। भारत की मेहंदी नगरी, क्योंकि जो मेहंदी है सर, वो सोजत की पूरे विश्व में विख्यात मानी जाती है। यहाँ तक कि उसकी जो मेहंदी है वो मिडल ईस्ट कंट्रीज में, यूरोप कंट्रीज में भी उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके अलावा सोजत सर अपनी हिस्ट्री के लिए, अपने कल्चर के लिए भी बहुत वैल्यूएबल रखता है सर, बहुत वैल्यूज रखता है। आपके फादर एक गवर्नमेंट टीचर? जी सर, मेरे फादर सर एक गवर्नमेंट टीचर थे, जो कि आज से 4 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं सर, रिटायर्ड हो चुके हैं।
तो अपनी सफलता में आप फादर को सबसे बड़ा क्रेडिट देते हैं, जो हमारी बात हो भी रही थी अभी। तो उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया? क्या लगता है आपको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन या सबसे बड़ा उनका जो सपोर्ट था, किस समय आया? मेरे सर जब मैंने अपनी 24 में सर मेरी सर जब मतलब मैरिज हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, तो उसके बाद में सर मैंने अपनी फैमिली में डिसीजन लिया और मैंने फैमिली में बताया कि मैं अपनी प्रिपरेशन को अब छोड़ दूंगा सर, और अब मैं प्राइवेट जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। उस समय सर मेरे फादर ने मुझे बोला कि जो प्राइवेट लाइफ है ये थोड़ी सी हसल वाली होती है, इसमें थोड़ी सी जिंदगी मुश्किल होती है, सैलरी वगैरह कम मिलती है, और अभी के जो अगर आप फाइनेंशियल देखोगे कि मुझे फाइनेंशियल अभी इंडिपेंडेंस चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में आपको इसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन आगे चल के आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद आपको बहुत मुश्किल आ सकती है। तो उन्होंने सर मुझे थोड़ा सा फोर्स किया कि आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, और एक अटेम्प्ट उनके कहने पे मुझे देने चाहिए सर। तो उनके कहने पे सर मैंने अपनी प्रिपरेशन को वापस रीस्टार्ट किया, और आज सर आपके सामने बैठा सर। तो कोचिंग, आपको क्या लगता है, कोचिंग आजकल एक तरीके से कहते हैं कि कमर्शियलाइज हो गई है, लेकिन कोचिंग का कहीं रोल है स्टूडेंट की जर्नी में, उसकी प्रिपरेशन में? जी सर, बिल्कुल कोचिंग का अपनी अपनी जगह सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मेरी जो एजुकेशनल की जो फाउंडेशन है सर, जो नींव है, वो धाकड़ कॉन्सेप्ट में रखी सर। उसमें अगर मैं सेल्फ करने जाता सर, तो मुझे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब पे सर आज का जो है इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है सर, एकदम वास्ट हो चुकी है, इंफॉर्मेशन का समुद्र है सर। यूट्यूब को कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन उसमें से सिलेक्टिव हमें चाहिए, सिलेक्टिव हमारे काम का कौन सा है और कोई हमारा काम का नहीं है, वो भी हमें सर एलिमिनेट करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। लेकिन कोचिंग जो है सर, वो ये चीज हमारे लिए खुद करके रखती है। मतलब कौन सी जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एसएससी और आईबीपीएस का सर सिलेबस सेम है, लेकिन जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है वो उसमें और इसमें बिल्कुल डिफरेंट है सर। तो ये सब चीजें कोचिंग्स करती है। तो कुछ लोगों का कहना है सर, वो मुझे लगता है उनकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन मेरा कहना है सर कोचिंग्स बहुत इनिशियल रोल प्ले करती है सर। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोचिंग एक रास्ता बना देती है हमारे लिए। चलना तो आपको पड़ेगा, अपना मेहनत आपको करना ही है, लेकिन आपका टाइम सेव कर लेती है बहुत सारा। धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ते समय कुछ वहाँ का जो माहौल था, एनवायरनमेंट था, या आपकी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि मोटिवेशन मिला हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो क्लास का या आपके दोस्तों के बीच कुछ बताना चाहें हमें? जी सर, धाकड़ कॉन्सेप्ट में सर जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था, तो सर एक सुरेंद्र सर मैथ्स है, वो मैथ्स पढ़ाते सर, उनको भी मैं अपनी इसकी जर्नी में सर बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ। बिल्कुल, सुरेंद्र सिंह जी राजपुरे तो हमारे, बिल्कुल। तो वो सर जब पढ़ाते थे, तो उनकी जब वो क्विज वगैरह करते थे या जब वो सवाल वगैरह पूछते थे सर, मैं उस वक्त मतलब मैथ्स में थोड़ा मेरा अच्छा मतलब रिप्लाई रहता था सर। तो उस वक्त सर वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, हमेशा वो मेरा नाम लेके सर, थोड़ा सा पूरी क्लास में जब 60-70 जने बैठे हैं, उसमें एक अलग से मेरा नाम लेके थोड़ा सा शाबाशी देते हैं, वो सर मुझे बहुत मोटिवेट करता था आपको। बिल्कुल हाँ, टीचर का जो रहता है कि किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे अगर आपको अच्छा मोटिवेशन मिलता है, आपके बारे में कोई अच्छा बोला जाता है, तो हम और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, टीचर जो है वो एक तरह कुम्हार की तरह है, कहाँ कितना गढ़ना है, कितना करना है, तो डेफिनेटली है। इसके अलावा अगर आपकी प्रिपरेशन में हम देखें, तो धाकड़ कॉन्सेप्ट पे जिस साल आपने कोचिंग की, उस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो कई बार ना लोग यहाँ से छोड़ देते हैं फिर, क्योंकि कोचिंग सिलेक्शन की गारंटी तो नहीं है, रास्ता जरूर बना रही है, प्रिपरेशन भी हमें करना है, लेकिन जब उनका एक बार में नहीं होता है तो फिर वो छोड़ ही देते हैं। तो आपने ऐसा क्या किया फिर उस समय जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी कोचिंग आपका ओवर हो गया, कोर्स हो गया, तो उसके बाद आपने लाइब्रेरी में गए या दोस्तों के साथ पढ़ाई की या सेल्फ स्टडी किया, या फिर टच में भी रहे, टीचर से नहीं रहे, कैसे किया आपने? सर एक समय जब मैंने 2023 में जब धाकड़ कॉन्सेप्ट से अपनी कोचिंग की थी, तब उस समय से मेरे एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स हुआ था और आईबीपीएस पीयू का प्रीलिम्स हुआ था, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। तो उसके बाद सर जब मेरा मेंस नहीं हुआ, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये तो था कि अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन फैमिली सिचुएशंस की वजह से मैंने थोड़ी अपनी पढ़ाई को मतलब स्किप किया 1 साल के लिए। तो वो टाइम सर थोड़ा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल निकला। उसमें मैंने अपने आप को ये समझाया कि अगर मैं कोचिंग की जो मेरी कोचिंग मैंने की है, जो मेरे पास में कंटेंट है या जो मेरे पास में आज नॉलेज है, उसको अगर मैं वापस रीयूज करूं तो सर काम तो हो सकता है। आपने जब तैयारी की, तो हम कई बार ना तैयारी करते समय सिर्फ पढ़ते हैं, मॉक्स वगैरह नहीं लगाते हैं,
तो मॉक टेस्ट देने में आपने कैसे स्ट्रेटजी अपनाई? कई लोग मॉक टेस्ट भी देते हैं लेकिन उसको इवैल्यूएट नहीं करते, सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिए, कभी कम नंबर आ गए तो डिमोटिवेट हो गए और कभी ज्यादा नंबर आ गए तो लगा कि अब तो मेरा हो ही जाएगा। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? मॉक टेस्ट वगैरह में आप कैसे उनको अप्रोच करते थे, बाद में एनालिसिस करते थे या टीचर से प्रॉब्लम पूछते थे, कैसे करते थे आप? जी सर, मॉक टेस्ट सर मैं बताऊंगा, अब जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी धाकड़ कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट्स या ऑनलाइन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे ही आएगा, तो जो भी स्टूडेंट्स इनको देख रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत मतलब स्पेशल बात होने वाली है कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में जितना आपका रोल प्ले एजुकेशन जो आपका फाउंडेशन है वो करेगा, उससे कई गुना ज्यादा आपका जो मॉक टेस्ट है उसमें आप कैसे अपने आप को टाइम को मैनेज करते हो और कैसे आप अपने क्वेश्चंस को इवेल्युएट करते हो, ये सब आपका टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट सिखाता है। तो मॉक टेस्ट आर वेरी 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 क्रूशियल फॉर योर सिलेक्शन। मॉक टेस्ट देने का भी सर एक अपना प्रोसीजर होता है सर, वो मैंने सर कोचिंग में सीखा कि कई बच्चे होते हैं, मैंने कई जनों को देखा कि सर वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं सर। तो ये सर मुझे थोड़ा सा गलत लगा, क्योंकि कोचिंग में सर उन्होंने बताया कि एक अप्रोच होता है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले आप अगर आप क्वांट कर रहे हैं तो आप वन लाइनर्स कीजिए जो स्पीड मैथ्स होता है, उसके बाद में फिर आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे जाइए, वो एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक थोड़ा इजी होता है। उसके बाद में जब आपके पास में टाइम बच जाए तो जिन अरिथमेटिक चैप्टर्स पे आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिन पे आप अच्छी पकड़ है, आप उनको उठाइए और अपने इसको जो मॉक टेस्ट है आपका उसको पूरा अटेम्प्ट कीजिए। और इसके बाद में सर जब आप पूरे मॉक टेस्ट को कर लेते हो तो उसमें सर कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर सर 30 आउट ऑफ 100 भी आए, पूरे पेपर का 30 आउट ऑफ 100। उस टाइम सर थोड़ा सा डिमोटिवेट होता कि अभी तो बहुत जाना है, बहुत दूर जाना है। तो इसमें सर जो फेलो एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट की जो लेवल है वो भी कई बार डिपेंड करता है। कई बार बहुत अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं तो उसमें आप नंबर कमाते हैं डेफिनेटली, और कोई इजी लेवल का मॉक टेस्ट होता है तो उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, स्कोर भी आ जाता है। तो आपको मॉक टेस्ट सिर्फ अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए लेना है, आप खुद के ऊपर उसको हावी नहीं होने देना है। यानी ऐसा नहीं कि आपके कभी आप मार्क्स कम आ गए तो आपने 2-3 दिन पढ़ाई नहीं की, या मार्क्स ज्यादा आ गए तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। और मॉक टेस्ट देने के बाद में उनको गलतियां भी हमें देखना चाहिए कि क्या करना है। और आपने जो कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, अभी आईबीपीएस में ना टाइम बहुत कम है हमारे पास में तो सिर्फ 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, पहले जैसे पजल उठा ली, पहली नहीं बनी, वहीं अटक गए, 10 मिनट तक पजल करते रह गए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि वन लाइनर जो हमें आते हैं, फिर डीआई वगैरह, या फिर हमारी जो इम्पोर्टेंट जो हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट है वो हमें उठाना चाहिए और बाद में उन चीजों को रखना चाहिए। और इनमें भी अगर कहीं हम अटक जाते हैं तो हमें वो स्किप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लॉस हम झेल लेंगे 1-8 मिनट का, लेकिन अगर उसमें 4-5 मिनट दे दिए तो फिर तो पूरा पेपर ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मॉक टेस्ट से आपने इवेल्युएट किया खुद को और आगे बढ़ाया। लेकिन प्रीलिम्स में तो हम ठीक है, हम चूंकि लेवल थोड़ा कम आता है तो हम पास हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट मेंस में अटक जाते हैं। तो मेंस के लिए कुछ आपने स्पेसिफिक तैयारी की थी या फिर आपने मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई थी कुछ? मेंस के लिए सर मैंने जब अपनी प्रिपरेशन का जो मेरा सेकंड फेज था, इसमें मैंने वापस अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट किया था, तो उसमें सर मैंने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज किया। क्योंकि 23 में सर मैंने ये गलती की थी, मतलब जब कोचिंग्स में मुझे बताया भी था कि आपके लिए जीए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार्ट से जीए पढ़ना है, लेकिन उस समय सर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बिगिनर था इसलिए। और उस समय प्रीलिम्स में जीए आता नहीं है, तो मेंस में आता है, और मेंस में तो मुझे लग रहा है 20 दिन मिलते हैं आपको। तो पहले कोई बहुत कम लोग तैयारी करते हैं। जी। तो उस समय सर यही था कि प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, तो जब मैंने सर अपना सेकंड फेज स्टार्ट किया था तो उसमें सर मैंने डे 1 से ही अपना जीए कंटिन्यू किया था सर। जीए के लिए मैंने अपने डे 1 से तैयारी की और 6 महीने का जो जीए होता है वो पढ़ा। और इसके अलावा सर जो बेसिक्स होते हैं, जो फाउंडेशंस होते हैं, वो रीजनिंग हुआ, क्वांट हुआ, इंग्लिश हुआ, सब में सेम है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए। बस डिपेंड करता है सर लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे, इसमें थोड़ा इजी आता है और मेंस में थोड़ा एडवांस लेवल आता है। तो इसके लिए सर फाउंडेशन सेम था। उसके बाद में सर मैंने मेंस में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके लिए सर मैंने थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस बीच में प्रैक्टिस किया। जैसे कभी प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद में मेंस की डीआई सॉल्व कर ली, मेंस की पजल सॉल्व कर ली, इंग्लिश की मेंस की आरसीज वगैरह सॉल्व कर ली। प्रीलिम्स विद मेंस मैंने रखा सर, और इस वजह से सर मेरा सिलेक्शन हुआ। आपने जो ये फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो इस साल कोई ऐसा एग्जाम भी हुआ है जिसमें आप सिलेक्ट नहीं हुए? जी सर बिल्कुल, इसमें एक एसबीआई क्लर्क का हुआ था सर जो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, और एक इंडियन ओवरसीज बैंक एलबीओ का सर पेपर था, वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ सर। मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब होगा ही नहीं, नहीं सर। जबकि आप हमारे सामने बैठे 3 में आप क्लियर कर चुके हैं,
लेकिन एक में नहीं हुआ है, दो में नहीं हुआ सर। दो में नहीं हुआ है। जी, तो कई स्टूडेंट एक एग्जाम से अपने आप को माप लेते हैं कि अब मेरा नहीं होगा, जबकि निरंतर कोशिश करते रहने से अल्टीमेटली हो ही जाता है, सर बिल्कुल। क्योंकि पहले से कोई नहीं बता सकता है आपका पोटेंशियल कितना है। कई बार लोग, मैंने ऐसे भी देखे हैं, आप है एग्जाम्पल, फिर भी क्लर्क में नहीं हुआ है लेकिन ऑफिसर में हो गया, पीओ में हो गया उनका। तो ये जो क्रक्स हम कह सकते हैं कि आपको तैयारी करते रहना है लगातार, और तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए। हाल एक चीज मैं अपनी तरफ से और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि इसमें सर कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू योर सक्सेस। कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना है आपको, लगातार कंसिस्टेंट आपको करते रहना है। आपके लिए जो खरगोश कछुए वाली कहानी अक्सर हम सुनते हैं, बस आपको निरंतर चलते रहना है सर। अगर आपने 2 दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, मॉक टेस्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन अगर आपने वापस 4 दिन गैप कर दिया, तो आपके 2 दिन जो आपने अच्छा स्कोर किया वो कोई काम का नहीं है। इसलिए आपने अगर 6 दिन थोड़ा करें, तो आप जरूर अपनी मंजिल तक एक दिन पहुंच जाएंगे। नहीं, कोड भी मैंने इसका पढ़ा था कहीं पर कि डिसिप्लिन कैन बीट द मोटिवेशन। मोटिवेशन एक दिन आता है, हम 10 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन रहता है, एक इंग्लिश में वर्ड भी है परसिवरेंस, तो आपको चाहे अच्छा मिले, चाहे किसी मॉक टेस्ट में नंबर कम आए, चाहे कभी अच्छे आ जाए, लेकिन आपने जो सोचा है कि 5 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, वो आप लगातार पढ़िए। होली, ईद, दिवाली, जब भी कुछ भी हो, लेकिन आपको लगातार पढ़ते रहना है। एक एस्पिरेंट की लाइफ सिलेक्शन के बाद कैसे बदल जाती है? आपको क्या माहौल है अपने घर के आसपास, और सोजत में लोग कैसे आपको देख रहे हैं, या आपके दोस्त जिनकी शादियों में आप नहीं गए होंगे कभी, तो वो कॉल करते हैं आपको? बिल्कुल। मेरे सर जब मैं अपनी प्रिपरेशन में था सर, तो मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, जो दोस्त वगैरह हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं सर मेरे, तो वो अक्सर अपनी ट्रिप्स के लिए प्लान करते हैं, उसमें सर सब होते हैं, बस एक मैं ही नहीं होता। लेकिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अक्सर मैंने शादियां भी स्किप की, प्रोग्राम स्किप किए, लेकिन आज जब मेरा सिलेक्शन हुआ सर, तो मैं गौर करता हूँ सर कि मेरे दोस्त भी मेरे जितना खुश हैं, और वो मेरी कामयाबी के लिए मेरे बराबर ही खुश है सर। हाँ, मतलब हम जो सोचते हैं ना, कई लोग बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे जाके चिंता करते हैं कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या वहां नहीं जा पा रहा हूँ, या घूम नहीं पा रहा हूँ, तो ये चीजें लास्ट में आके सब सही कर देती हैं। सब सही कर देती हैं। ये सर जो आपको उस दिन लास्ट जो रिजल्ट आपको मिलता है, तो वो बिल्कुल वर्थ इट होता है सर। और जो आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो उन सबको मतलब चुका देता है, भरपाई कर देता है इनकी सर। हालांकि इससे भी मुझे लगता है आज के स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन एक लगता है ना, वो सोशल मीडिया है। जी सर। इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ और, व्हाट्सएप वगैरह। तो आपने क्या कीपैड फोन रखा था, या फिर आपने एंड्रॉइड ही रखा था, या फिर आपने इनको इंस्टॉल किया था? कैसे मैनेज किया आपने, या पढ़ाई के लिए यूज किया इनका? जी सर, कीपैड फोन तो सर बहुत मुश्किल है आज के टाइम में सर्वाइव कर पाना कीपैड फोन से। मैंने सर अपनी जो एंड्रॉइड फोन होता है, इन्हीं को यूज किया सर। मैंने अपने मॉक टेस्ट वगैरह भी मैं इनसे देता था, तो इनको हटाने का तो कोई ऑप्शन नहीं था जी। लेकिन सर मैंने ये जो सोशल मीडिया ऐप होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट वगैरह है, ये सब मैंने डिलीट कर दिए सर। व्हाट्सएप भी मैं सिर्फ इस काम में लेता था कि मतलब जो अर्जेंट मेरे मतलब फ्रेंड्स वगैरह है, फैमिलीज है, बस इनसे बातचीत करने के लिए। बाकी जो सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स है, उनसे मैंने सर दूरी बना ली थी। आजकल कंटेंट भी बहुत सारा है ऑनलाइन, तो स्टूडेंट के लिए अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसको कहाँ से मिलेगा, क्या पढ़ना है। पढ़ने का तो बहुत सारा है, मेजर इशू क्या है कि वो क्या पढ़े। जी सर बिल्कुल। क्योंकि YouTube पे भी फ्री कंटेंट है, आपका वेबसाइट वगैरह पे कई सारे इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करते हैं, तो फ्री कंटेंट तो बहुत है, लेकिन आपको चूज करना होता है उसमें कि हमें क्या पढ़ना है। और रिवीजन भी एक रोल प्ले करता होगा। आप रिवीजन को कैसे करते थे? जैसे हमने मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, फिर नया आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन पुराना भूल जाते हैं, या उसकी मॉक्स नहीं दे पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो ये भी एक बड़ा मुझे लगता है की रोल है। आपने कैसे मैनेज किया इसको? मैंने सर सबसे पहले जो मैथ्स के फाउंडेशनल चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर, एलिगेशंस, ये सर मैंने अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया, और मैं इनको मल्टीपल रिवाइज करता रहा सर। मुझे पता है कि अगर आज मैंने इनको छोड़ दिया और इनको मतलब एक तरफ रख दिया, तो मैं आगे चल के इनको भूल जाऊंगा। तो मैंने इसको सर जो टेक्निक्स होती है, जो कि बहुत मानी जाती है, जैसे कि आपने आज रिवाइज किया उसको, फिर 2-3 दिन बाद में उसको वापस आप रिवाइज करो, फिर 4-5 दिन बाद में, 7 दिन बाद में एक बार वापस आप उनको देखो। और सिर्फ रिवाइज ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि मैथ्स एक सब्जेक्ट है, कोई थ्योरी नहीं है सर। तो उसको आप एक बार आप रिवाइज कर लो, और जो आपने वहां से सीखा है, जो टेक्निक्स आपने वहां से सीखी है, उनको आप एप्लीकेशन में लो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उनको आप कहीं ना कहीं अप्लाई करो। ये सर रिवाइज
जो रिवीजन का है ना वो 13721 का एक रूल है कि एक दिन पढ़ा, तीसरे दिन फिर पढ़ा, फिर 7वें दिन पढ़ा, देन 21वें दिन पढ़ा, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चला जाएगा। तो आपने इस बार 3 सिलेक्शन लिए, मेंस कितनी बार आपने पहले दिया? प्री तो काफी बार सेलेक्ट हुए होंगे, मेंस कितनी बार आप रह गए थे मेंस में? मेंस में सर मैं एक बार एसबीआई क्लर्क के मेंस में 23 में, एक बार आईबीपीएस पीओ के मेंस में 23 में, और एक बस यही 2 मेंस रहे हैं सर। इसके अलावा मैंने 3 मेंस इस साल दिए और तीनों हो गए क्लियर सर। तो क्लर्क में तो इंटरव्यू नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर के एग्जाम है, जो पीओ के एग्जाम है, उसमें तो इंटरव्यू काफी मेजर रोल प्ले करता है और कई सारे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैं कहूंगा कि पहले तैयारी कोई नहीं करता है, क्योंकि वहां तक जाना उसको पता नहीं होता है कि जाएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो इंटरव्यू के लिए आपने पहले से तैयारी कर रखी थी या बाद में की, या कैसे आपने वो इंटरव्यू की जर्नी को आपने सही से परफॉर्म किया ताकि वहां भी आपको अच्छे नंबर मिले? मतलब मेरे ख्याल से आपको वन ऑफ द हाईएस्ट, मुझे लग रहा है धाकड़ कॉन्सेप्ट से सबसे बेस्ट नंबर मिले हैं होंगे अभी के हिस्ट्री में, 91 आउट ऑफ 100। कैसे आपने इतना बड़ा स्कोर इंटरव्यू में अचीव किया है? इंटरव्यू के लिए सर मैंने जो आपने लास्ट मोमेंट पे सर जो इंटरव्यू की क्लासेस अरेंज की थी उनको मैंने सर मतलब अटेंड किया। मैं सर सोजत सिटी से हूँ जैसा कि मैंने बताया, लेकिन मैं सिर्फ इंटरव्यू की क्लासेस लेने के लिए जोधपुर आया और 8-10 दिन में आपके कोचिंग्स में आया। उसमें मैंने सर नोट किया कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो इंटरव्यू को या तो बिल्कुल अंडरमाइन कर देते हैं, बिल्कुल हल्के में लेते हैं, और या फिर उसको बहुत ज्यादा हावी मान लेते हैं अपना को, कि है जो इंटरव्यू पता नहीं क्या पूछते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा। और कई बच्चे होते हैं जो सर बस समझते हैं कि हमने मेंस अच्छा निकाल दिया, हमारे पास में मेंस में 15 नंबर की लीड है, 20 नंबर की लीड है, इंटरव्यू कुछ है ही नहीं, हाँ तो हम सिर्फ एवरेज भी मिलेंगे तो पास हो जाएंगे। और ऐसे ही स्टूडेंट सर मैंने देखे मेरे साथ के कि उनको मेंस में अच्छी खासी लीड थी सर, 15 नंबर की लीड, 20 नंबर की लीड, लेकिन वो इंटरव्यू में सर उन्होंने बिल्कुल उसको अंडर एस्टिमेट किया और आज वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो इंटरव्यू के लिए सर मैंने बहुत सारी चीजें जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं वो मैंने किया, कि जैसे जब इंटरव्यूअर से आप बात कर रहे हैं, आपको सबसे पहले जो अपना इंटरव्यू है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और आपको कोशिश करनी है कि आप इंटरव्यू को अपनी तरफ जो डायरेक्शन में लेके जाओ। हमारी तरफ से कुछ इनपुट अगर हमने दे दिया तो उसी से रिलेटेड। जी सर, जैसे कि आपने क्लास में बताया था कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, वो आपको मैनिपुलेट नहीं करे, आपको बस वही बताना है जो आपको, जिसपे आपको स्ट्रांग होल्ड हो, जिसपे आपकी पकड़ हो, और वो शब्द बीच बीच में डाल सकते हैं ताकि। इसके अलावा सर मैं एक अपनी एडवाइस देना चाहूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको, जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनको, कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते हैं। नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनके पास में प्रीलिम्स है, उनके पास में मेंस है, वो आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, आपका बैठने का तरीका। आप एक ऑफिसर बनकर उनके सामने जा रहे हैं, तो आप जो उनके पब्लिक है जो उनको आप कैसे सर्व कर सकते हैं, आप में उनसे बात करने का जो तरीका है वो आपको उसको आप कैसे लेते हैं, आप उनके ऊपर मतलब जोर जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, तेज आवाज में बात तो नहीं करेंगे, बस वो आपको वो भी कहीं ना कहीं टेस्ट करते हैं। तो जब आपसे वो क्वेश्चंस करते हैं तो हो सकता है कि आपसे वो 2-3 क्वेश्चंस बहुत इजी करें, कि आप जिस स्टेट से आए उसका सीएम कौन है, या जिस सिटी से आप आए हैं उसकी क्या क्वालिटीज हैं, और फिर रैंडम से वो अपने कुछ एक ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे जो कि डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स होगा। तो इसमें सर मेरी एडवाइस ये है कि जैसे आपको जो इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तो आपका जो टोन है, आपका जो रिदम है वो एकदम कॉन्फिडेंट रहा, और जब एक टफ क्वेश्चन आ गया तो आप एकदम से यूं ऐसे डाउन हो गए, आपकी जो टोन है, रिदम है वो एकदम साउंड हो गया, एकदम साउंड आपका वीक हो गया। ऐसा आपको बनती कोशिश नहीं करना है। आपको चाहे आपका क्वेश्चन आए या नहीं आए, आपका जो रिदम है, जो आपका बात करने का तरीका है, वो आपका कॉन्फिडेंट लगना चाहिए वहां पे। ये मैं एक अपने इंटरव्यू में मैं इसको की मानता हूँ सर, कि मेरा इंटरव्यू में जो बाकियों से अलग करने का जो रीजन रहा वो सर ये रहा। कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में चौंका दिया हो, या जहां पर आप ब्लैंक हुए हो, या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग मोमेंट आया इंटरव्यू में जिसका जवाब बहुत अच्छे से दिया हो आपने? जी सर, इंटरव्यू में सर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप राजस्थान से हैं, मैंने कहा जी सर, और उन्होंने पूछा सर आपके नाम का जो मतलब है, फैजान नाम है आपका, इसका मायना क्या है, इसका मीनिंग क्या है सर। तब मैंने सर उनको जो बताया तो वो उनकी मतलब एक्सप्रेशन से लग रहा था कि सर वो थोड़ा सेटिस्फाइड है मेरे आंसर से। उन्होंने पूछा फैजान का मतलब क्या होता है सर, तो मैंने फैजान का मतलब होता है सर फायदा पहुंचाने वाला, प्रॉफिटेबल। तो इसको सर मैंने थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया, तो मुझे लगा कि वो उनको थोड़ा अच्छा लगा, पसंद आया सर। कोई क्वेश्चन पे आप ब्लैंक भी हुए वहां पे? जी सर, कुछ उनके 2-3 क्वेश्चंस थे जहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैंक हुआ। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था सर कि कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि जब
कोई क्वेश्चन आता है जी जी पर हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट उनको लगता है कि मेरा इंटरव्यू खराब हो गया, जी लेकिन 10 में से 10 के आंसर तो नहीं दे सकते ना, होता है, जी क्योंकि वो लोग भी समझते हैं ऐसा कि किसी कैंडिडेट को परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। कई बार ऐसे क्वेश्चन वो पूछ भी लेते हैं आउट ऑफ द सिलेबस, या वो उनको बहुत डेप्थ में नॉलेज होता है, जी जी सर तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम जवाब नहीं भी दे पाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा जी सर हुआ ही था इंटरव्यू में? जी सर इंटरव्यू में सर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया था कि अगर एज आप जानते हो कि जो बैंक्स होते हैं ये बिजनेस के मॉडल पे काम करते हैं, तो अगर आपको एज अ बिजनेसमैन सोचना पड़े, एज ऑफिसर की जगह एज अ बिजनेसमैन सोचना पड़े कि आपको मतलब बैंक को डेवलप करवाना है, तो आप क्या क्या स्टेप्स उठाओगे या क्या आपके इनिशिएटिव्स होंगे जिससे आप बैंक्स को डेवलप करवाएंगे? तो उस लेवल पे सर उस टाइम इतना नहीं सोच पाया सर मैं, तो मैंने सर एक थोड़ा सा एक पॉज लिया और एक छोटा सा पॉज लेके मैंने उनको एकदम सेटिस्फैक्टरी मतलब तसल्ली से जवाब दिया कि सर मैं अभी माफी चाहूंगा, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा इस चीज को। तो ये लगा सर मुझे कि जो उनका फंसाने वाला क्वेश्चन था वो ये हो सकता है। इंटरव्यू मतलब बैंक या सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर के अकॉर्डिंग वो पोलाइटनेस भी चेक करते हैं। इन केस आपको नहीं आ रहा है लेकिन आप उसका जवाब किस तरीके से दे रहे हो, किस तरीके से आप सिचुएशन हैंडल कर रहे हो, या अगर आप कस्टमर डीलिंग करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं आ रही है वहां पर भी तो आप कस्टमर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। तो कई बार सर्विस सेक्टर में ये होता ही है। तो इंटरव्यू हमारा मुझे लगता है कि पोलाइटनेस एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आई कांटेक्ट वगैरह बहुत सारी चीजें तो होती हैं। आप मुझे ये बताइए कि कैसे आप अपने जर्नी को 2-3 लाइन में ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये तो स्टूडेंट को करना ही है। जी सर, मैं स्टूडेंट को अगर कंक्लूड करना हो इस पूरे कन्वर्सेशन को, तो 2-3 लाइनों में जो पूरी समरी है अपनी प्रिपरेशन की, ये मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है सबसे पहले। तो अगर आपको आउटकम मिल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं एक न एक दिन कर लूंगा, तो सबसे पहले अपने ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहना चाहिए और आपको थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़े 2 दिन बाद चले गए, फिर 2 दिन पढ़े फिर 3 दिन बाद चले गए। ऐसे आपका जो सिलेक्शन है ये पूरा लक पे डिपेंड करेगा, आपकी हार्डवर्क आपकी मेहनत कभी काम नहीं आएगी ऐसे। और तीसरी चीज जो मैं बहुत अपनी जर्नी में बहुत अहम मानता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वो ये है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मुझे ध्यान है कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जहाँ मैं जानबूझकर लाइब्रेरी नहीं गया, आज मन नहीं कर रहा तो आज लाइब्रेरी रहने देते हैं, ऐसा शायद ही कोई दिन होगा। मैंने चाहे 1 घंटे के लिए गया हूँ, सिर्फ जीए पढ़ने के लिए गया हूँ, लेकिन मैं लाइब्रेरी अपनी कंटिन्यू रखी है। और बस कंसिस्टेंसी आपको आपके लक्ष्य तक एक दिन जरूर पहुंचाएगी, अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है और आपकी अगर उस चीज को पाने की इच्छा है तो जरूर। उन लोगों के लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगे आप जो 2 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि पहली बार में तो नहीं होता है। मैं कई बार क्लासेस में बोलता भी हूँ कि 10th पास करने के लिए हमें 1 साल लगता है, 12th पास करने के लिए 1 साल लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, इम्पेशेंट है। वो सोचते हैं कि हम 6 महीने पढ़ेंगे और गवर्नमेंट जॉब लेके चले जाएंगे। तो उनके लिए एक बर्डन होता है ये कि वो 6 महीने का सोच के आए, 3 महीने का सोच के आए और फिर साल भर निकल गया उनका। तो उन लोगों को जब ये दिक्कतें आती है तो फिर पहली बार में नहीं हुआ, सेकंड टाइम में नहीं हुआ, तो 2 साल में 2-3 अटेम्प्ट में तो थक जाते हैं। आपका भी पहली बार में नहीं हुआ था, तो उन लोगों के लिए भी कोई ऐसा स्पेसिफिक आप मूल मंत्र या गुरु मंत्र टाइप कुछ बताना चाहेंगे कि आपका 2 साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप वापस से अपने सीट बेल्ट को, कुर्सी की पेटी को बांध के लग जाइए वापस? उनके लिए क्या हो सकता है? उनके लिए सर ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स 2-3 साल से कर रहे हैं, मेरे जो कुछ है जानने वाले, वो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो बस प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स में कभी 80 स्कोर कर लिया, कभी 85 स्कोर कर लिया, बस अपने कंफर्ट जोन में वो अटके हुए हैं। उनका अगर मैथ्स अच्छा है तो बस मैथ्स पे मैथ्स पढ़ रहे हैं। रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया उन्होंने। आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं बनना है, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, आपको परफेक्शन किसी में नहीं आना है। आपको बस सब इतना करना है कि आपकी सेक्शनल विद ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो आपको बस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। इसमें ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट भी काफी रोल प्ले करता है। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, 4 लोग आप बैठे हैं, तो वो आपको उस जोन से बाहर निकालने में मदद करते हैं, क्योंकि कभी किसी स्टूडेंट के, किसी फ्रेंड के ज्यादा नंबर आएंगे, कभी किसी के कम नंबर आएंगे, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई इंग्लिश में अच्छा होगा, कोई रीजनिंग में अच्छा होगा। तो ग्रुप स्टडी भी मुझे लगता है एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। क्या आपकी प्रिपरेशन के दौरान, एक क्वेश्चन और मेरा मुझे लगता है आपसे पूछना जरूरी होगा, प्रिपरेशन के दौरान आपने कभी प्लान बी लिया था कि मेरा नहीं होगा तो फिर क्या मैं ये कर लूंगा? नहीं सर, मैंने प्रिपरेशन के दौरान तो कभी भी प्लान बी नहीं लिया। मैंने अपने आप को एक
टाइम दिया था सर कि 1 साल तो मैं अपना पूरी प्रिपरेशन में दूंगा, और उसमें अगर मुझे आउटकम नहीं मिला या फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले तो मैं कुछ एक प्लान बी, प्राइवेट जॉब अगर कुछ सोचूंगा। बाकी जब आप किसी चीज को कर रहे हो, मेरे फादर अक्सर कहते हैं सर, या तो जान लगा दो या जाने दो। बहुत अच्छा कोट है, सही है। तो इसी नोट के साथ हम जिन लोगों का जो एस्पिरेंट हैं, जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों को यही हम फैजान की इस बात से कंक्लूड करेंगे कि आप जान लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और अगर आप आधे अधूरे मन से तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कभी भी नहीं होगा। तो या तो जाने दीजिए उसको, लेकिन अगर आप मैदान में उतर गए तो फिर आपको संघर्ष करना है, लड़ना है और जीतना ही है। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।